वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वन लाइनर के रूप में है, तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझेगा क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन डिटेल से समझाऊंगा, तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझेगा। और आप इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में कितना स्कोर करते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है। तो बताइए इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये कहां पर स्थित है। तो ये जो स्थित है वो देहरादून के अंदर स्थित है। तो आंसर जो है इसका देहरादून है। देहरादून के अंदर है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, और ये कब स्थापना हुई थी इसकी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 10 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 10 दिसंबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा देहरादून के अंदर है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन थी। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है। तो बताइए राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन थी। तो कौन थी? तो इनका नाम था नरगिस दत्त। क्या नाम था? नरगिस दत्त था, जो कि राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री थी। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए इन्हें जो है नरगिस दत्त को 1968 में कब चुना गया था? 1968 में इन्हें चुना गया था, राज्यसभा के जो है चुनाव चुना गया था। ठीक है, क्यों चुना गया था? क्योंकि उस समय जो है इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था 1968 के अंदर, और काफी प्रसिद्ध थी। मतलब अपने फील्ड में, यानी कि एक्ट्रेस की बात करें तो उस समय सबसे अच्छी अभिनेत्री अगर कोई थी और सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई थी तो नरगिस दत्त थी। ठीक है, कब? 1968 की बात चलिए। अब देखिए इमेज में देखिए आप, ये है नरगिस दत्त और इन्हीं को चुना गया था। अब देखिए ध्यान से समझेगा इस क्वेश्चन को। देखिए राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में जो होता है राष्ट्रपति को एक अधिकार प्राप्त होता है। वो अधिकार कौन सा है कि राज्यसभा और लोकसभा में मिलकर राष्ट्रपति जो है 14 लोगों को चुन सकता है ना। 14 लोगों को चुन सकता है, जिसमें से 12 लोग जो होते हैं वो राज्यसभा के लिए जो है राष्ट्रपति चुनता है, और जो 2 लोग बचते हैं वो किस लिए? वो लोकसभा में चुने जाते हैं। ठीक है, यानी कि लोकसभा में जो है उनको भेजा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए आर्टिकल 80 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 250 है। ठीक है, 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से क्या होता है 238 जो सदस्य होते हैं वो जो संघ और राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि वो लोग चुने होते हैं। 238 सदस्य होते हैं जो कि चुनाव करके चुने जाते हैं, 238 लोग। 12 लोग वो लोग होते हैं जो कि राष्ट्रपति उन्हें राज्यसभा में चुनता है। ठीक है, 12 लोग। अब ये 12 लोग कौन से होते हैं? देखिए जैसे नरगिस दत्त थी, ये कौन थी? ये एक एक्ट्रेस थी, यानी कि ये फिल्म जगत की थी, तो इन्हें चुना गया। ऐसी उन 12 लोगों को चुना जाता है जो कि अपने फील्ड में जो होते हैं उन्होंने महारत हासिल कर रखी होती है। ठीक है, सर्वप्रथम होते हैं। जैसे कि ये 12 फील्ड अब कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि फिल्म से लिया जा सकता है, वैज्ञानिक लिए जा सकते हैं, खेल की दुनिया से लिया जा सकता है। ठीक है, और पत्रकार की दुनिया से लिया जा सकता है। तो ऐसे लोग होते हैं, या वैज्ञानिक दुनिया से लिया जा सकता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने महारत हासिल कर रखी हो, तो राज्यसभा में 12 लोगों को चुनता है। कौन? राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और 2 लोग जो होते हैं वो किसमें चुने जाते हैं? वो लोकसभा में चुने जाते हैं। अच्छा, ये 2 लोग कौन से होते हैं? देखिए ये एंगोल इंडियन होते हैं। कौन होते हैं? एंगोल इंडियन होते हैं, जो कि 2 लोग राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति जो है उन्हें लोकसभा में चुनता है। ठीक है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए मैंने अभी आपको नरगिस दत्त की फोटो दिखाई थी, ये है नरगिस दत्त। ठीक है, दोबारा देखिए, इन्हें देखिए बहुत सारे पुरस्कार जो है वो मिले थे। इन्हों का करियर छोटे से बचपन से ही शुरू हो गया था, यानी कि छोटे से बचपन से ही इन्होंने जो है फिल्म जगत में ये काफी फेमस हो चुकी थी उस समय। ठीक है, देखिए 1958 में याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए। 1958 में जो है इन्हें क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री ने 1958 में मिला था। 1958 में ही इन्हें मदर इंडिया मूवी के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? मदर इंडिया मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी 1958 के लिए ही दिया गया था। वहीं 1968 में इन्होंने 1968 के लिए एक मूवी करी थी जिसका नाम था रात और दिन, उसके लिए भी इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा काफी पुरस्कार से जो है ये नवाजी जा चुकी थी, और उसके बाद जो है इनको 1968 में ही इनको जो है ये पहली अभिनेत्री बन गई जिन्हें क्या करा गया? जिन्हें राज्यसभा में चुना गया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो राष्ट्रपति है वो कितने लोगों को नामित कर सकता है। ठीक है, 14 लोगों को, जिसमें से 12 राज्यसभा और 2 लोकसभा में चुने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था? बताइए, भारत में जो टेलीविजन था इसका प्रसारण कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो इसका जो प्रसारण है वो 1959 में किया गया था। कब किया गया था? 1959 में जो है इसका प्रसारण किया गया था। भारत में जो टेलीविजन आया वो 1959 में आया था। ठीक है, वहीं 1975 तक भारत केवल 7 शहरों में तक ही ये जो है टेलीविजन पहुंचा था। अभी ब्लैक एंड व्हाइट की बात चली है, अब बात रंगीन की करें, यानी कि कलर टीवी जो है वो 1982 में इसका पहला प्रसारण किया गया था। कब किया गया था? 1982 में। ठीक है, 1982 में जो है रंगीन टीवी जो है वो भारत में आ चुका था, लेकिन 1959 तक 15 सितंबर, पूरी डेट याद रखिएगा कब करा गया था, ये 15 सितंबर तक किया गया था। ठीक है, 15 सितंबर तक जो है 1959 तक, 1959 में जो है भारत में टेलीविजन का प्रसारण हुआ, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था। और 1975 तक की बात करें, 1975 तक ये 7 शहरों में ही जो है पहुंच सका था। उसके बाद 1982 में भारत में जो है रंगीन टीवी यानी कि कलर टीवी आ चुका था। तो याद रखिएगा डेट 1959, 15 सितंबर 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है शरीर में कहां पाई जाती है? बताइए, पिट्यूटरी ग्रंथि ये शरीर में कहां पाई जाती है? देखिए, ये जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है मस्तिष्क में। कहां पर पाई जाती है? मस्तिष्क में। ये जो है माइंड के अंदर यानी कि ब्रेन के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, अब ये ब्रेन में कहां पाई जाती है? इमेज में देखिए आप लोग, देखिए ये ब्रेन की जो होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये ठीक कहां पाई जाती है? ये जो है मस्तिष्क के ठीक नीचे वाले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, ये पूरा मस्तिष्क है आपका। ठीक है, ये पूरा मस्तिष्क होता है हम लोगों का, और ये इसी के नीचे पाई जाती है। अब इसका काम क्या होता है? देखिए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क के ठीक नीचे पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क के ठीक नीचे पाई जाती है, और ये हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स को जो है ये रिलीज करती है। यानी कि जो हार्मोन्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है, स्त्रवित करती है। हार्मोन्स स्त्रवित करती है, क्या करती है? कई प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं ना उनको स्त्रवित करती है, यानी कि छोड़ती है। देखिए, इसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? हड्डियों एवं मांसपेशियों के विकास को नियंत्रण करता है। ठीक है, यह विकास, देखिए विकास हार्मोन भी जो है एक विकास हार्मोन होता है जो कि इस पिट्यूटरी ग्रंथि से ही निकलता है, और वो इतना महत्वपूर्ण होता है हम लोगों के लिए कि उसमें जो है हड्डियों एवं मांसपेशियां जो होती है उसके विकास को नियंत्रण करता है। और इसी से ही, इसी ग्रंथि से जो स्त्रवित जो हार्मोन निकलता है, ठीक है, जो हार्मोन निकलता है वही निर्धारित करता है कि मनुष्य पतला होगा या मनुष्य मोटा होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। व्यक्ति में विकास हार्मोन्स, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो विकास होता है ना, वो किस तरीके से वो विकास करता है, ठीक है, उसी को ये जो है निर्धारित करता है। बहुत नाटे, अगर देखिए किसी व्यक्ति के अंदर मान लीजिए ये कम मात्रा में निकलता है, जो विकास हार्मोन्स होता है, अगर ये मान लीजिए किस व्यक्ति में कम मात्रा में निकलता है तो क्या होता है? कम होता है तो व्यक्ति नाटा रह जाता है, यानी कि छोटी हाइट का रह जाता है। और किसी में अगर ये मान लीजिए बहुत अधिक मात्रा में निकले तो वो बहुत लंबा हो जाता है। तो यानी कि व्यक्ति का छोटा होना और बड़ा होना इसी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि पर जो है निर्भर रहता है, क्योंकि इसमें से जो हार्मोन्स निकलता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक विकास हार्मोन्स निकलता है जो कि हड्डियों एवं मांसपेशियों को विकास को नियंत्रण करता है, जिससे व्यक्ति के छोटा होना और बड़े होने पर निर्भर रहता है। तो आप समझ गए होंगे, इमेज में मैंने आपको दिखाई दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मस्तिष्क में होता है, नीचे की तरफ होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? बताइए, संविधान में जो है प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो बताइए कब हुआ था ये? तो ये जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। देखिए, इस समय जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है 10 मई को, कब? 10 मई 1951। ठीक है, 10 मई याद रखिएगा, 10 मई, 10 मई आज ही है। ठीक है, 10 मई यानी कि आज ही के दिन 1951 को पेश किया गया था, और इसे 18 जून 1951 में संसद में पास कर दिया गया। और संविधान के पहले संशोधन के तहत जो है मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए, और भाषा तथा अभिव्यक्तियों की आजादी का अधिकार आम आदमी को दे दिए गए। इसी के द्वारा जो है संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था, इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद मौलिक अधिकारों में अधिकार दिए गए, वो हम कभी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो 1951, 10 मई 1951, और इसको एक्सेप्ट कब करा गया? 18 जून। कब किया गया? 18 जून को जो है इसको 1951 में इसको किया गया था। तो याद रखिएगा, एक्सेप्ट तब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने जो है भाग नहीं लिया था? तो बताइए, संविधान में जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो किसके प्रतिनिधियों ने नहीं लिया था, किस रियासत के? तो उस समय रियासतें चलती थी, तो हैदराबाद ने जो है उस समय हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। अच्छा, ये तो क्वेश्चन एक नॉर्मल हो गया कि ठीक है संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो भैया हैदराबाद के प्रतिनिधि नहीं आए, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि एक अलग डिमांड कर रहे थे कि भैया जो है भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए,
ये थोड़ी बात की कहानी है, वो मैं आपको कभी डिटेल से समझा दूंगा। अभी बात आती है कि भाग क्यों नहीं लिया था। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए क्यों नहीं लिया, क्योंकि हुआ क्या था उस समय, बांटा गया, यानी कि ब्रिटिश कुछ ब्रिटिश भारतीय थे जिनको कुछ चुनाव के वोटिंग मतलब जो उन्हें सीटें दी गई, ठीक है। कुछ कांग्रेस, उस समय कांग्रेस को सीटें दी गई, कुछ मुस्लिम लीग था उनको सीटें दी गई, और एक थे परंत, यानी कि वह परंत जो कि नहीं चाहते थे, ना वो भारत में शामिल होना चाहते थे, ना वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, वो बिल्कुल ही स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो उसमें से एक हैदराबाद भी था। अब हैदराबाद, अब था क्या था, ये इन लोगों ने भाग इसलिए नहीं लिया, सीधी सी कहानी है, इन्होंने भाग इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस समय जो इन्हें सीटें दी गई ना, यानी कि हैदराबाद में जो प्रांत हुआ करते थे, प्रांत या जो देशी रियासतें थी, उन्हें जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में जो है प्रतिनिधित्व दिया गया था। यानी कि अगर सीधे से बात करें कि भैया एक तो प्रांत इतने सारे थे, उसमें भी देशी रियासतों की बात चल गई। अब 10 लाख की आबादी में से एक स्थान का आवंटन किया गया था, यानी कि इनको बोला गया था कि आप 10 लाख की जनता इकट्ठा करेंगे, उसमें से एक जने को आप चुनेंगे और वो आपका क्या आएगा, संविधान सभा में आएगा कि भैया हमें अलग प्रांत बनाना है। तो इसीलिए ये इस बात से नाराज थे और इन्होंने जो है देश जो है संविधान सभा में, ये हैदराबाद एक ऐसी रियासत बनी जिसने प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया, क्योंकि ये नाराज थे कि 10 लाख मतलब आप 10 लाख जनता में से ये बोल रहे हैं कि आपका एक सदस्य होना चाहिए, मतलब 10 लाख सदस्य में से एक बंदा ही आएगा, तो इसीलिए इन्होंने भाग नहीं लिया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एक व्यक्ति के प्रतिदिन का भोजन में कितनी कैलोरी होनी चाहिए, बताइए कितनी कैलोरी होनी चाहिए। तो आंसर है 24 कैलोरी से तथा 21 कैलोरी तक होनी चाहिए। अब 24 कैलोरी, अब बात करें पुरुष और महिलाओं की, तो देखिए एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जारी किया गया था कि एक पुरुष को जो है स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 24 से लेकर 25 कैलोरी तक उसके बीच में होना चाहिए। एग्जाम में 24 या 25 आता है, तो याद रखिएगा। और वहीं महिलाओं की बात करें तो 2000 से लेकर 2100 तक जो है कैलोरी का ऑप्शन आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी से ये पता करा गया था कि स्वस्थ रहने के लिए वजन को कंट्रोल में रहना जरूरी होता है, क्योंकि अधिक वजन में शरीर में कई तरह की समस्या हो सकती है, और कम कम वजन हो तो भी कई तरह की बीमारियां पकड़ लेती हैं, है ना, ज्यादा हो तो भी। तो इसीलिए कंट्रोल रहने के लिए ये डेटा निकाला गया था कि भैया जो पुरुष होता है उसे 2500 से लेकर 2400 तक की, या 2400 से लेकर 2500 तक की जो है कैलोरी उसको देनी चाहिए प्रतिदिन, और वहीं जो महिला होती है उसे 2000 से लेकर 2100 तक की कैलोरी प्रदान होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 2400 कैलोरी 2100 कैलोरी तक जो है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एक व्यक्ति की जो प्रतिदिन का भोजन की कैलोरी इतनी होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है, बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश का पहला मोबाइल बैंक ये कौन सा है, तो ये है लक्ष्मी वाहिनी बैंक। कौन है, लक्ष्मी वाहिनी बैंक जो है ये देश का पहला मोबाइल बैंक था, ठीक है। और ये कहां पर है, ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करते हैं, बताइए। जो पौधे होते हैं वो हवा तो हम लोगों को पता है, वायु किस तरीके से ग्रहण करते हैं, अब बताइए नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, नाइट्रेट के द्वारा जो है पौधे जो है अपना नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा किसका मकबरा है। देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से आता है, मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। भारत में प्रथम मकबरा किसका मकबरा है, बताइए किसका मकबरा है। तो ये भारत में जो प्रथम मकबरा है वो किसका है, वो है नसरुद्दीन महमूद का। किसका, नसरुद्दीन महमूद का जो है ये प्रथम मकबरा है। अब बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद की। देखिए इसका जो टाइम पीरियड चला वो कब तक चला, ध्यान से समझिए। इसका जो टाइम पीरियड था नसरुद्दीन महमूद का वो 1246 से लेकर 1265 तक था। अब ये कौन था, आप ध्यान से समझिए, इमेज में समझिए। ये देखिए नीचे है नसरुद्दीन, ऊपर है इसका मकबरा। अब देखिए नसरुद्दीन महमूद का जो मकबरा है वो दिल्ली के किसानगढ़ में स्थित है। कहां पर है, ये जो इसका मकबरा है ना, ये दिल्ली के किसानगढ़ में स्थित है। और इसको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि महमूद जो नसरुद्दीन महमूद है इसका मकबरा कहां पर है या क्या है। देखिए इसके मकबरे का नाम चेंज आता है हमेशा, सुल्तानगढ़ी मकबरा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सुल्तानगढ़ी मकबरा किसका मकबरा है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार देखने को मिला है। तो आप बताएंगे नसरुद्दीन महमूद का है, ठीक है। टाइम पीरियड मैंने अभी आपको बताया 1246 से लेकर 1265 तक। अब देखिए इसे सुल्तान इल्तुतमिश ने इस मकबरे का निर्माण मलकापुर में 1231 में किया था। कब किया था, मलकापुर में किया था 1231 में। उसके बाद हुआ क्या, इस मकबरे का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इल्तुतमिश का जो है ये ज्येष्ठ पुत्र था नसरुद्दीन महमूद ने के लिए जो है उसने करवाया था, ठीक है।
तो इसीलिए जो है, और इसको ना ज्यादातर जो क्वेश्चन है, अभी जो हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए कुछ इस तरीके से है कि प्रथम मकबरा किसका मकबरा है। तो यहाँ पे थोड़ा हुमायूं की कहानी भी अटक जाती है, क्योंकि हुमायूं के बारे में भी जो है वो ऑप्शन में देता है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ लीजिए नसरुद्दीन महमूद का, या फिर थोड़ा सा चेंज आता है कि ये बोल दिया जाता है कि सबसे पुराना इस्लामी मकबरा किसका था। ठीक है, जब भी ये बोलते हैं सबसे पुराना, वैसे ही क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि भारत में प्रथम मकबरा किसका मकबरा है, तो नसरुद्दीन महमूद का है, क्योंकि प्रथम मकबरा इसी का था, हुमायूं तो बाद में आया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन काफी बार घुमा देता है कि सबसे पुराना इस्लामी मकबरा किसका था, तो बहुत से लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो वो भी ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा वो आपका नसरुद्दीन महमूद बिल्कुल ठीक बैठेगा। ठीक है, टाइम पीरियड मैंने 1246 1265 याद रखिएगा, क्योंकि टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, वही पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता कौन थे, बताइए। मध्यकालीन भारत के जो सबसे प्रसिद्ध विधिवेता थे, विधिवेता ये कौन थे, इनका नाम था राजशेखर। ठीक है, कौन थे, राजशेखर जो थे वो बहुत ही वो थे भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनसबादारी प्रथा क्यों चालू की गई थी, बताइए। भारत में मनसबादारी प्रथा क्यों चालू करी गई थी। अब चालू क्यों करी गई थी, बताइए मुझे, क्यों करी गई थी। देखिए, मनसबादारी प्रथा को चालू करने का जो कारण था वो यही था कि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। किस लिए, साफ सुथरा प्रशासन जो है उसको लागू किया जा सके। ये क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का है, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, तो इसीलिए जो है मनसबादारी प्रथा क्यों चालू करी गई थी, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। अब देखिए, मनसबादारी प्रथा को चालू करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, अकबर था। अकबर था। अब ये मनसबादारी प्रथा थी क्या, ध्यान से समझिए, शॉर्ट में समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, ये होती क्या थी, अकबर ने क्या करा, जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबादारी प्रथा को जो है चालू कर दिया। ठीक है, इसके आधार पर क्या होता था, सेना को संगठित किया। क्या करा, सेना को संगठित किया, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा आता था। और अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत तरीके से नीतियां चलाता था। ठीक है, वो कभी भी हिंदू मंडन नहीं करता था, बल्कि वो सबको एक साथ रख के चलता था, ताकि वो पूरे भारत में राज कर सके, है ना। तो इसीलिए उसने क्या करा, उसने सोचा कि कम पैसा खर्च हो, उसने क्या करा, मनसबादारी, यानी कि एक एक ऐसा उसने मनसबादारी चला दी कि उसने सेना को संगठित कर दिया। मनसबादारी सेना को संगठित करने का ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबादारी अपनी श्रेणियों और पद के अनुसार जो है घुड़सवारी सैनिक रखता था। ठीक है, यानी कि इस उस समय 5,000 एक मनसबदार है, तो उसके पास, उसके अगर सैलरी मान लो उसको 5,000 रुपए दी जाती है, तो उसको 5,000 घुड़सवारी रखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से होता था, है ना। और जितने ज्यादा घुड़सवारी, 7,000 14 7,000 8,000, उस तरीके से होता था। अकबर के बाद जितने भी राजा उस समय सुल्तान है, उन सब उन्होंने बढ़ाता रहा। ठीक है, औरंगजेब के समय तो ये बोला जाता है कि ये अपने पीक पर पहुंच चुका था, बहुत ही ज्यादा मनसबदारी प्रथा चल चुकी थी उस समय। ठीक है, तो यही था कि भाई एक ग्रुप बना दिया जाता था कि भैया तेरे पास 5,000 सेना है और तू इसका सरदार है। ठीक है, बस राजा क्या करता था, उसको पैसे दे देता था, किसको, जो मनसबदार होता था, जिसका मनसब का पद होता था। अब वो घुड़सवारी सेना रखता था, अच्छे से उनका ख्याल रखता था, और किस तरीके से व्यवस्था करना है वो देखता रहता था, है। और मनसबदारी सम्राट प्रति माह नगद वेतन प्राप्त करता था। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, इसलिए ये चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब ध्यान से थोड़ा चेंज कर लेते, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी। चलिए, अभी किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझाना तो मुझे पड़ेगा। देखिए, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लंबी जाए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ध्यान से समझिए, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। अब बताइए, देखिए ये क्वेश्चन भी यूपीएससी लेवल का है। आज हालांकि एसएससी रेलवे में देखा जाता है, लेकिन यूपीएससी भी लेवल जो है अपने प्री एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को पूछता है। ठीक है, बस वो थोड़ा सा घुमा के पूछता है। ये बिल्कुल मैंने जो है ये यूपीएससी लेवल का, यूपीएससी में पूछा गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको यहाँ पे मैं एक टैग लगा दूंगा कि कब पूछा गया था। ठीक है, तो बताइए कब था, ये आंसर क्या है इसका, तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती थे। आपने बहुत बार नाम सुना होगा मोइनुद्दीन चिश्ती का, अगर हिस्ट्री पढ़ी है आपने तो, है ना। तो यही सूफी संत है जिन्होंने जो है मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। अब देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने करी थी। कब करी थी, 1146 में। अच्छा, किसके शासनकाल में करी थी, अब मुझे आप ये कमेंट से बताएंगे। ठीक है, 1236 तक करी थी, 1146 से लेकर 1236 तक। इन्होंने अजमेर में एक खाना खां की स्थापना भी करी थी। किसकी, खान खां की भी स्थापना करी थी। ये संगीत को बड़ा महत्व देते थे, और इनका मानना था कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। तो याद रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये इन्होंने ही
बोला था। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? बताइए, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। आप सब जानते हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इसमें जो है इनके पूरे जीवन के बारे में, सफर के बारे में बताया गया कि किस तरीके से एक पेपर बेचने वाला है, किस तरीके से अपने अंदर जुनून जगा के किस तरीके से इन्होंने इतनी मान्यता हासिल करी, और उसके बाद ये पूर्व राष्ट्रपति भी बने भारत के। ठीक है, और ये राष्ट्रपति बने भारत के मतलब। और इनकी जो ये आत्मकथा है ये अंग्रेजी में भी प्रकाशित है, यानी कि अंग्रेजी में भी मिल जाएगी आपको, और 13 अन्य भाषाओं में भी है, जिसमें हिंदी है, गुजराती है, तेलंगाना, तमिलनाडु, मराठी, मलयालम, ठीक है, कोरियाई, चीनी और बैली लिपि में भी है। बताइए, बहुत सारी मतलब बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, तो इसलिए 13 भाषाओं में जो है इनकी ये आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके नाम से भी जाना जाता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके नाम से जाना जाता है? तो बताइए, इसे काला पैगोडा यानी कि ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। भारत का ब्लैक पैगोडा अगर पूछ लिया जाए आपसे कभी कि सूर्य मंदिर भारत का कौन सा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत का ब्लैक पैगोडा के नाम से किसको जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। करीबन ये जो है 13वीं सदी में ये बनाया गया था। ठीक है, 13वीं सदी में जो है ये बनाया गया था, याद रखिएगा आप लोग। और उड़ीसा राज्य के अंदर है ये। ठीक है, कोणार्क नाम का स्थान जो है वो उड़ीसा में है, और इसे जो है इस ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो पूर्व गंगा वंश के राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था नरसिंह देव प्रथम। क्या था? नरसिंह देव प्रथम, जो कि 1200 ईस्वी में इन्होंने 1250 ईस्वी में, माफ कीजिएगा दिमाग से निकल गया, 1250 ईस्वी में जो है इन्होंने ये बनवाया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर चूना पत्थर हो गया, डोलामाइट हो गया, बलुआ पत्थर आदि किसका उदाहरण है? बताइए मुझे, किसका उदाहरण है ये? तो ये जो उदाहरण है वो किसका है? वो अवसादी चट्टाने जो होती है ना, जो कि अवसादी चट्टाने होती हैं, जिनकी परिवर्तन होता रहता है जिनमें, तो चूना पत्थर हो गया, डोलामाइट हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, वो इसकी है। और अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? बहुत बार पूछ लेगा कि बताइए, अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर आदि का के उदाहरण है। अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? तो ये अग्नीय चट्टानों से हुआ है। अग्नीय चट्टाने क्या बन गई? अवसादी चट्टाने बनी, और उसी से चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर, ये सब इसका उदाहरण मिल जाते हैं। याद रखिएगा, अवसादी चट्टाने। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? बताइए, भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है, और काली मिट्टी जो है ये जल को ज्यादा ग्रहण करती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है। एक क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बताइए, गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, जिनका नाम था चार्ल्स विलियम विल्किंस ने। किसने किया था? चार्ल्स विलियम विल्किंस ने किया था। ये कौन थे? इनका पूरा नाम था चार्ल्स विलियम विल्किंस, इसलिए मैंने पूरा बोला। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। और 1785, डेट बहुत याद है, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1785 जो है कब में इन्होंने जो है गीता संस्कृत को अंग्रेजी में अनुवाद कर डाला। तो बहुत ही पवित्र है और काफी भाषाओं में अनुवाद तो इनका हुआ ही है। ठीक है, 7वें संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? बताइए, 7वां संवैधानिक संशोधन ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। कब है? भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है 7वां संवैधानिक संशोधन। और कब हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइए, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है चावल ज्यादा मात्रा में होता है, तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को। और गेहूं का कटोरा क्वेश्चन आता है काफी बार कि गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को जो है गेहूं का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा चुने जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा चुने जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री ये कौन थे? तो ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे ये अविश्वास प्रस्ताव द्वारा चुने जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन। अगर आप एग्जाम देते रहते हो तो आपको पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह जो थे ये एक दिन जो है इन्होंने संसद का सामना नहीं किया, और अपना इस्तीफा भी इन्होंने बिना संसद का सामना करते ही दे दिया था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह की बात करें तो 28 जुलाई 1979 में। कब? 28 जुलाई
जनवरी को जो है इन्होंने, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं आपके लिए, 1979 में जो है इन्होंने 14 जनवरी 1980 तक, ठीक है, 1979 से एक साल में, बताइए इन्होंने 1980 तक एक साल भी नहीं संभाला होगा, मेरे ख्याल से एक साल भी नहीं संभाला, क्योंकि 14 जनवरी को इन्होंने अपना इस्तीफा जो है तक इन्होंने संभाला, तो उसी समय बिना संसद का सामना करे ही इन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, नाम क्या था, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है, बताइए, कान में ध्वनि का प्रभाव तो ये कब तक रहता है, 1/10 सेकंड तक। अरे ये ध्वनि का प्रभाव क्या होता है, देखिए कान में ध्वनि का प्रभाव यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति को कुछ बोलता है, तो उस व्यक्ति के अंदर जो वो ध्वनि होती है वो 1/10 सेकंड तक ही रहती है, उसके बाद वो व्यक्ति से वो ध्वनि गायब हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। तो 1/10 सेकंड याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है, विद्युत धारा बताइए किससे मापी जाती है, तो ये जो मापी जाती है वो मापी जाती है आमीटर से। किससे, आमीटर से जो है विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है, आमीटर जो होता है उससे ही विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए, जो वाटर पोलो होता है, वाटर पोलो आपने देखा होगा, वाटर पोलो जो गेम होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें जो होते हैं वो टोटल कितने, 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, गेम से भी काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में, काफी बार तो काफी एग्जाम में, तो एसएससी और रेलवे में, तो एसएससी में तो ज्यादा देखेंगे कि गेम से वो काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है ना, और 2-3 क्वेश्चन या 4-5 भी पूछ लेता है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैं आपको कराता रहूंगा। तो आंसर जो है 7 है, तो वाटर पोलो में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लगी हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और 25 महत्वपूर्ण पर्सन की भी जो है वीडियो मिल जाती है, और दोनों के आपको जो पीडीएफ का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रोज डेली करना और साथ में करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिलती है, तो आप उनको भी जरूर जो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।